नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम पार्किंसन के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये किस तरह की बीमारी होती है और लोगों को कैसे प्रभावित करती है। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर योगेश कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, थैंक यू। पार्किंसन बीमारी ये आखिर में होता क्या है, कैसे लोगों को प्रभावित करता है? पार्किंसन बीमारी जो आजकल इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और अगर आप बोलचाल की भाषा में कहें तो मैं ये कहूँगा कि पार्किंसन की बीमारी का मतलब कह सकते हैं कि धीमा पड़ना। मतलब आपकी गति धीमी पड़ जाती है, आपकी चाल धीमी पड़ जाती है, आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप काम करते हैं वो धीमा पड़ जाता है। जैसे कि आप पहले झटपट खा लिया करते थे, झटपट स्नान कर लिया करते थे, कपड़े पहन लिया करते थे, लेकिन अब उसी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। फिर चलने में इम्बैलेंस का होना, आप सीधा नहीं चल पाते, आप तिरछा हो जाते हैं, आप एक साइड इधर उधर चले जाते हैं। और तीसरा जो कॉमन देखा जाता है वो हाथ पैर का कांपना। तो ये बेसिक है। इसके साथ साथ पार्किंसन में और भी बहुत सारी तरह के कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे आपके रात की नींद का डिस्टर्ब हो जाना, आपके सांस में आप सूंघने की क्षमता होती है उसमें भी कभी कभार चेंज होता है, आपका पेशाब पे नियंत्रण नहीं रह पाता है। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कई एक पार्किंसन के पेशेंट्स में सारा कुछ हल्का फुल्का भूलने की बीमारी भी आती है। ये इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन ये कॉमन है। लेकिन अगर सबसे मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि कॉमनली जो देखा जाता है हाथ पैर का कांपना, आवाज़ का कांपना, और आपका चाल धीमी पड़ जाना और चलने में इम्बैलेंस होना। ये समस्या किन तरह के लोगों को ज़्यादा हो सकती है? अमूमन ये 60 साल से ऊपर के लोगों में देखा जाता है, लेकिन अभी कुछ सालों में ये भी देखा गया है कि ये अर्ली भी होने लगे हैं, जिसे कि हम कहते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसनिज्म। जैसे 45 साल से पहले अगर एज में होता है तो इसे कहते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन, और अगर ये 20 साल की उम्र तक के लोगों को होता है तो उसे बोलते हैं जुवेनाइल पार्किंसनिज्म। तो फिर इसके बचाव क्या है, किस तरीके से डॉक्टर के पास डायग्नोज किया जाता है, या फिर इसका इलाज के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है? यस, देखिए पार्किंसन जो है एक ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है। जैसे उम्र के साथ, समय के साथ या कुछ और कारणों से आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो डिजनरेट करते हैं, आपके न्यूरॉन्स जो हैं, सिनेप्स हैं, वो डिजनरेट करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि आपके और साथ साथ में आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसे न्यूरोकेमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, और खास करके पार्किंसन में जिसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन से बॉडी का कोऑर्डिनेशन चला जाता है, ब्रेन बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, आप पैर में आपके कंपन आ जाती है, आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है, और इसका जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली इनिशियल स्टेज में क्लिनिकली वही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जितना अर्ली आप इसे पहचान लें, उतना अर्ली आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर लें, तो उसके अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर इलाज क्या है इसके, अगर किसी को पार्किंसन हुआ है तो? इलाज के लिए कुछ सारी दवाइयाँ दी जाती है। इलाज में अगर हम कहें तो डायग्नोसिस के लिए ब्रेन स्कैन करते हैं, जिसे कि डोपामिन स्कैन बोलते हैं, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए अमूमन देखा जाता है ज़्यादातर जगहों पे इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो आपका क्लिनिकल होता है। क्लिनिकली देख के हम ये परसेप्ट करते हैं कि ये पार्किंसन हो सकता है, और उसके लिए हम उनको दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ, जैसा कि मैंने कहा कि पार्किंसन में डोपामिन की कमी ब्रेन में होती है, और डोपामिन की कमी उसी को हम लोग टैबलेट के फॉर्म में, लीवोडोपा टैबलेट के फॉर्म में हम देते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं, और अमूमन देखा जाता है जो क्लासिकल पार्किंसंस डिजीज होते हैं जो उसमें इसमें सुधार होता है, और वो भी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अगर आपने लीवोडोपा को रिप्लेस किया टैबलेट फॉर्म में और पेशेंट में इंप्रूवमेंट आया, दैट ऑल्सो मीन्स कि आपको पार्किंसन डिजीज है। तो आप ये ना समझें कि ये लाइलाज है, बीमारी है, जरूरत है अर्ली पहचानने की, अर्ली रिकॉग्नाइज करने की, एंड अर्ली स्टेज में। क्यों मैं बार बार अर्ली स्टेज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा है लॉक एंड की थ्योरी। आपने देखा होगा जब आपका ताला चाबी नया होता है तो आप चाबी डालते ही ताला खुल जाता है घुमाने से, लेकिन जैसे जैसे ताला
पुराना पड़ता है या चाबी पुराना या उसमें कुछ जंग लग जाते हैं, नतीजा ये होता है कि चाबी आपकी घूमती नहीं है, ताला आपका खुलता नहीं है। सेम चीज़ ब्रेन में सिनेप्स लेवल पे होता है। इनिशियल में अगर ये डायग्नोज हो जाता है, हम दवा देते हैं, वो दवा वो सिनेप्स ब्रेन में न्यूरॉन रिसेप्टर पे जाके काम कर पाता है। लेकिन अगर आप डिले करते हैं, इनिशियल यहाँ वहाँ रह जाते हैं, नतीजा ये होता है कि वही सिनेप्स वही रिसेप्टर एक भोथरा हो जाता है, आप ये कहें तो जंग लग जाता है और वो डीजनरेट कर जाता है और फिर से वही दवाई उस रिसेप्टर पे असर नहीं करती और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर पार्किंसन। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर योगेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पार्किंसन के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस वे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहिब से आपकी क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।